आज हम लोग फिर से 10+2 यानी इंटर स्तरीय बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान का यूनिट 7 यानी 7वां इकाई पढ़ेंगे, जिसका नाम है जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन। इसी को हिंदी में कहते हैं आनुवंशिकी एवं विकास। इवोल्यूशन क्या है और जेनेटिक्स क्या है, इसको हम लोग इस इकाई में समझेंगे। इस इकाई में 3 चैप्टर हैं, चैप्टर 5, चैप्टर 6 और चैप्टर 7। ये 3 चैप्टर यानी 3 अध्याय, जिसका नाम है प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। 5वां चैप्टर क्या कहता है कि इनहेरिटेंस का क्या प्रिंसिपल है और वेरिएशंस का क्या प्रिंसिपल है। इसी को हिंदी में कहते हैं वंशागति और विविधता के सिद्धांत, जिसको हम लोग देखेंगे 5 चैप्टर में। 6 चैप्टर में देखेंगे मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस का बार बार चर्चा हो रहा है, जेनेटिक्स का चर्चा हो रहा है, इवोल्यूशन का चर्चा हो रहा है। इसको इस वर्ड से क्या समझ में आता है? जेनेटिक्स हुआ जीन से संबंधित, जनन से संबंधित, जो हम रिप्रोडक्शन के आगे वाला स्टेप पढ़ते हैं। रिप्रोडक्शन में हम लोगों ने समझा कि पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग का, बच्चे का जन्म होता है, लेकिन वो कैसे होता है, उनमें गुण कैसे जाता है, इसको हम लोग देखेंगे। और उसके गुणों में उत्तरोत्तर विकास कैसे होता है, उसको इवोल्यूशन में समझेंगे। इनहेरिटेंस क्या है? पिता माता के गुण जो है बच्चों में जाते हैं। तो ये जो गुण है, जो गुण सब गुण चले जाते हैं, तो गुणों का माता पिता से बच्चों में जाना इनहेरिटेंस कहलाता है। और लेकिन एक चीज़ देखते हैं कि माता पिता से सब कुछ मिलता जुलता नहीं होता है, कुछ न कुछ अंतर भी होता है। तो वो जो अंतर होता है, वो जो डिफरेंसेस होता है, उसको वेरिएशन कहते हैं। वेरिएशंस मतलब वेरी करना। क्या वेरी करना? लक्षण में, दिखने में, गुणों में, ये सब चीज़ में वेरी करता है। तो वो विविधता के सिद्धांत और वंशागति, कैसे वंशों में गति करता है गुण, उसका सिद्धांत पढ़ेंगे 5 चैप्टर में। 6 चैप्टर में पढ़ेंगे कि ये जो इनहेरिटेंस होता है, ये कैसे चेंज होता है। छोटे छोटे गुण मिलकर के बड़े गुण बनते हैं। तो वो मॉलिक्यूलर बेसिस पढ़ेंगे हम। किसका? ऑफ इनहेरिटेंस का। वो मॉलिक्यूलर बेसिस क्या है? डीएनए है, उसको हम यहाँ पर देखेंगे। वंशागति का आणविक आधार क्या है? चैप्टर 7 में इवोल्यूशन यानी विकास पढ़ेंगे, जिसमें डार्विन का सिद्धांत वगैरह है कि कैसे मनुष्य कैसे बना और जीव कैसे बना, एक जीव से दूसरे जीव में विकास कैसे हुआ। ये सिद्धांत उसका उल्टा है, जिसमें कहा जाता है कि भगवान ने, ईश्वर ने, गॉड ने एक बार सबको बना दिया, अलग अलग सब जीवों को बनाया है। लेकिन इवोल्यूशन क्या कहता है कि एक जीव से दूसरे जीव का विकास हुआ है। सिंपलर जो एनिमल्स या लिविंग बींग्स हैं, सरल, उससे कठिन की ओर बढ़ा। सबसे लेटेस्ट जो है वर्जन, जैसे मोबाइल होता है ना, सिंपल मोबाइल कीपैड आया, थोड़ा सा और उसमें एडवांस जुड़ा, थोड़ा और बड़ा बड़ा, अभी एंड्रॉयड फ़ोन आ गया है, इसमें और एडवांस हो रहा है, तो वो और विकसित मोबाइल बनेगा। तो वो जो डेवलपमेंट होता है, ये जीवों में भी हुआ, ऐसा इस सिद्धांत का मानना है, जिसमें देखते हैं हम इवोल्यूशन के रूप में। तो हम लोग ये देखेंगे। तो इकाई या इस यूनिट के परिचय के रूप में क्या क्या बताया गया है एनसीईआरटी बुक में। ग्रेगर मेंडल, एक नाम बहुत ही कॉमन है, ग्रेगर मेंडल। मेंडल का नाम, ग्रेगर मेंडल को अगर ग्रेटर मेंडल कहा जाए तो भी कम है। इनका बहुत ही बड़ा योगदान है किसमें? इस जेनेटिक्स को समझने में। इन्होंने इतना रिसर्च किया, अपना जीवन खपा दिया। ये कौन थे? प्रिस्ट थे, पादरी थे। जिस तरह से हमारे यहाँ मंदिरों में पुजारी होते हैं, उस तरह से ये चर्च में पादरी थे, फादर थे। इन्होंने ये जो 1856 से 1863 लिखे, कितना छोटा समय है, 4, 3, 7 साल। क्या 7 साल इनका एज है?
इस 7 साल में कठिन तपस्या इन्होंने किया है, बहुत मेहनत किया। किस पर? पी प्लांट पर, मटर के पौधों पर, और 7 साल में 7 लक्षण को दिखाया और उनके अपोजिट लक्षणों को लेकर के रिसर्च किया इन्होंने। और उन्होंने जो दिया जेनेटिक्स पर योगदान, उनको एक कह सकते हैं कि आइडिया ऑफ इनहेरिटेंस पैटर्न बताया। कैसे पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में लक्षण जाता है, उसको तोड़ तोड़ करके इन्होंने समझा। इसको इस चैप्टर में, इसी चैप्टर में अच्छे से 5 चैप्टर में पढ़ेंगे कि इनहेरिटेंस का क्या आइडिया है, क्या ऐसा हो सकता है। इन्होंने शक किया और उस पर रिसर्च किया, एक्सपेरिमेंट किया और कुछ खोज करके कुछ सिद्धांत दिया। 2 तरह के गुण दिखते हैं, एक लक्षण प्रारूप, एक संरचनात्मक, फिनोटाइप और जीनोटाइप। फिनोटाइप जीनोटाइप क्या है? फिनोटाइप है जो फिजिकल चेंजेज होता है, एक्सटर्नल चेंजेज जो होता है, जो मॉर्फोलॉजी कहते हैं हम लोग। किसी भी प्राणी विज्ञान में या पौधे विज्ञान में बाहरी जो रूप होता है उसको कहते हैं फिनोटाइप। तो फिनोटाइप का क्या फैक्टर है? बाहरी चेंजेज जो होते हैं, जैसे कि हम सभी मानव हैं, तो हम मानव क्या सब एक जैसे हैं? अगर कहेंगे कि हमको नाक है तो उसको नाक है कि नहीं? नाक है। उसको नाक है कि नहीं? नाक है। सबको आँख है, सबको नाक है, सब अंग है बराबर, लेकिन क्या एक जैसा है? एक जैसा नहीं होना वो फिनोटाइप है। और इसका क्या फैक्टर है ये क्लियर नहीं हो पाया, नॉट वेरी क्लियर, इट इज़ नॉट वेरी क्लियर। ये अभी स्पष्ट नहीं हो पाया है कि ये चेहरा में अंतर क्यों है। सब कुछ सेम है, सारा फंक्शन सेम है, तो ये अंतर क्यों एक ही जीवों में, एक ही तरह के जीवों में? तो इस पर बायोलॉजी अभी उसको बहुत रिसर्च करना है। अगला है जीनोटाइप फैक्टर। जीन क्या? जीनोटाइप जो होता है ये जीन लेवल पर होता है। जीन संरचनात्मक एक पहलू है, वो एक कड़ी है जिसके मिलने से जीव बनता है। तो जीनों के मिलने से, तो जीनों में अगर वेरिएशन होगा तो जीव बदल जाएगा, बहुत सारा बड़ा चेंजेस होगा। तो जीनोटाइप फैक्टर के कारण अलग अलग जीव होते हैं। क्या क्या होता है इसमें कि देखते हैं हम, वो फैक्टर क्या क्या है, कारक क्या क्या है। स्ट्रक्चर ऑफ जेनेटिक मटेरियल, जेनेटिक मटेरियल का जो स्ट्रक्चर है वो बड़ा रोल करता है, छोटा है बड़ा है, कितना डीएनए में कितना कुछ है। तो जेनेटिक मटेरियल में क्या क्या आता है? डीएनए और आरएनए, इसी को कहते हैं न्यूक्लिक एसिड। तो इसका स्ट्रक्चर कैसा है? अगर ये फॉल्टी है तो फिर प्रॉब्लम होगा, हेल्दी है तो फिर ठीक ठाक रहेगा। ये चीज़ स्ट्रक्चरल बेसिस ऑफ जीनोटाइप एंड फिनोटाइप कन्वर्सन, ये जो स्ट्रक्चरल बेसिस है, आधार जो है स्ट्रक्चर का, किसका किसका? जीनोटाइप का और फिनोटाइप दोनों का, इसमें कन्वर्सन होता है, चेंजेज होता है, कभी ये कभी वो कन्वर्ट होता है। तो ये भी एक बड़ा फैक्टर है जीनोटाइप का। जीन चेंज भी होता है, तो जीन चेंज जब होता है तो वो कन्वर्सन के थ्रू होता है। इसी तरह से हम 2 जीव अगर है और 2 जीवों का जीन अगर बराबर है तो सम जीन ये कहेंगे। 2 जीवों का लक्षण बराबर है तो उसको कहेंगे समलक्षणीय। 2 तरह के जीव होते हैं, ये अलग तरह से मिलता जुलता वर्ड है। इस जेनेटिक्स में जो है कंट्रीब्यूशंस किसका किसका है, कौन कौन साइंटिस्ट हुए, बहुत लोगों ने इस पर काम किया। मेंडल ने शुरुआत किया, बाद में बहुत लोग इस पर जुड़े और रिसर्च करते गए और खोज पे खोज करते गए। तो कंट्रीब्यूशन जो है बहुत लोगों का है, लेकिन मुख्य मुख्य नाम यहाँ पर बताया गया है। वो कौन कौन सा है? वाटसन, क्रिक, नीरेनबर्ग, खुराना इंडिया के ही थे, कोरेनबर्ग्स, ये फादर एंड सन, पिता और पुत्र दोनों ने मिल करके किया। बेंजर, मोनॉड, ब्रेनर इत्यादि etc। इन लोगों ने बहुत ही बड़ा काम किया है जेनेटिक्स पर। ए पैरेलल प्रॉब्लम, जेनेटिक्स के साथ साथ एक और वर्ड जुड़ा था, क्या देख रहे हैं हम लोग?
इवोल्यूशन, ये भी एक प्रॉब्लम है कि कैसे विकास हुआ, इसको समझना। तो ये पैरेलल प्रॉब्लम साथ में चला। जब से जेनेटिक्स पर चर्चा हुई उसी समय से इवोल्यूशन पर भी चर्चा शुरू हो गई। ये क्या है, द मैकेनिज्म ऑफ इवोल्यूशन, इवोल्यूशन कैसे होता है, विकास की क्रियाविधि क्या है, किस प्रक्रिया से विकास में होता है, इसमें चेंजेस कैसे होता है, इसको समझना। तो ये कैसे समझेंगे, टू अंडरस्टैंड द मॉलिकुलर बेसिस ऑफ इवोल्यूशन। इवोल्यूशन का मॉलिकुलर बेसिस क्या, अगर इसका ईट से चेंजेस कैसे करके बिल्डिंग को चेंज कर रहा है, अगर ये समझ जाए तो मैकेनिज्म का हम समझ सकते हैं इवोल्यूशन का क्या है। तो टू अंडरस्टैंड द मॉलिकुलर बेसिस ऑफ इवोल्यूशन नीड्स टू, क्या नीड्स करता है, क्या ज़रूरत है, अवेयरनेस। सबसे पहले अवेयरनेस हो, जागरूकता हो, किस में, हम लोगों में किससे संबंधित जागरूकता हो, इन द एरिया ऑफ मॉलिकुलर जेनेटिक्स। पहले हमको ये इवोल्यूशन को समझने के लिए कि मैकेनिज्म इसका क्या है, हमको समझना होगा मॉलिकुलर जेनेटिक्स। पहले हमको डीएनए आरएनए समझना पड़ेगा। स्ट्रक्चरल बायोलॉजी, हम बायोलॉजी का अध्ययन जब करेंगे इसमें स्ट्रक्चर का अध्ययन करेंगे कि कैसे कैसे अलग अलग एनिमल से अलग अलग प्लांट्स डिफर करते हैं। बायो इन्फॉर्मेटिक्स, इसको भी पढ़ेंगे। द स्टोरी एंड थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन, इवोल्यूशन का क्या स्टोरी है, क्या कहानी है और क्या थ्योरी है, क्या सिद्धांत है, इसको भी हमको समझना होगा, तब मैकेनिज्म ऑफ इवोल्यूशन हम समझ पाएंगे। यहाँ पे दो नाम जो है साइंटिस्ट का, वाटसन एंड क्रिक, इसका बुक में परिचय दिया गया है। ये कौन है, वाटसन का नाम जो है पूरा नाम क्या है, जेम्स डीवे वाटसन, जिसको शुरू और अंत वाला नाम लेकर के हम लोग उच्चारण करते हैं, जेम्स वाटसन भी कह सकते हैं। बॉर्न ऑन, इनका जन्म हुआ 6 अप्रैल 1928, 1928 में, इन क्या लिखा है, शिकागो। ये क्या है, हमारे यहाँ विवेकानंद गए थे ना अमेरिका में, यहीं पर गए थे, कहाँ गए थे, शिकागो में। तो ये वही जगह है। तो शिकागो में इनका जन्म 6 अप्रैल 1928 को हुआ। और देखो 1947 ईस्वी में कितना एज हुआ होगा, 7 2 9 19 साल में बीएससी कर गए, किस सब्जेक्ट से, जूलॉजी से। और इनका इंटरेस्ट था पढ़ने के समय में, इंटरेस्ट ऑफ बर्ड वाचिंग, पक्षियों को घूरना देखना कितना चाह रहा है। और इसमें इंटरेस्ट होने के कारण वो इंटरेस्ट बढ़ते बढ़ते जब बीएससी कर गए तो वो मैच्योर्ड इनटू डिजायर टू लर्न जेनेटिक्स, इनका इच्छा बढ़ गया कि अब हमको जेनेटिक्स से ही पढ़ना है। शुरू में तो सब सब्जेक्ट पढ़ते हैं, बाद में विशेष सब्जेक्ट पढ़ते हैं जिसमें हमारी रुचि होती है, जो हमको अच्छा लगता है। तो इनको जेनेटिक्स अच्छा लगा और ये उस पर रिसर्च करने लगे। फिर पीएचडी डिग्री किए, कब, 1950 में, 47 में किए और 3 साल के बाद नहीं, 22 साल में पीएचडी डिग्री इनको मिल गया, डॉक्टर बन गया। और किसमें था इनका, जब पीएचडी किया जाता है, रिसर्च किया जाता है तो एक टॉपिक होता है। तो 1950 में पीएचडी किए विथ फेलोशिप, इनको फेलोशिप भी मिला, छात्रवृत्ति भी मिला। उनका टॉपिक था ए स्टडी ऑफ द इफेक्ट ऑफ हार्ड एक्सचेंज ऑन बैक्टीरियोफेज मल्टीप्लिकेशन। स्टडी करना था इफेक्ट पर, क्या इफेक्ट पड़ता है किसका, हार्ड एक्सरे, बहुत हाई क्वांटिटी में एक्सरे अगर हम कहीं देते हैं, कहाँ पे, बैक्टीरियोफेज पर। बैक्टीरियोफेज क्या है, जो बैक्टीरिया को खा जाता है। मल्टीप्लिकेशन, उसमें मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है, एक से ज़्यादा कैसे होता है, इसको हिंदी में कहते हैं जीवाणुभोजी बहुगुणन पर कठोर एक्सरे का प्रभाव। ये थीसिस का उनका टॉपिक था, इस पर इन्होंने रिसर्च किया। ये पीएचडी अवार्डेड 22 साल में हो गए। इनके साथ एक और जो है नाम क्रिक, इनका नाम क्या है, फ्रांसिस हैरी कॉम्पटन क्रिक, पूरे नाम को शॉर्ट में बोलते हैं फ्रांसिस क्रिक भी कह सकते हैं। ये क्रिक जो है, इनका जन्म बॉर्न ऑन 8 जून 1916। इनसे कितना बड़े हो गए, 4 8 12 साल बड़े।
एट नॉर्थहैम्पटन इंग्लैंड। इंग्लैंड में ये जन्म हुआ। वो अमेरिका के थे, ये इंग्लैंड के थे। ये 1937 में बीएससी किए फिजिक्स। तो कितना एज इनका हो गया? 17 और 4 21 साल में ये बीएससी किए। ये 19 साल में किए, थोड़ा लेट से किए, ये फिजिक्स से किए। पीएचडी ये भी किए। इनको पीएचडी का अवार्ड कब मिला, कब डॉक्टर ये बने? 1954 में। और कितना दिन के बाद किए? 37 में बीएससी कर लिए थे, लेकिन पीएचडी कब किए? 1954 में कंप्लीट हुआ। इसका मतलब बीच में इन्होंने या तो पढ़ाई छोड़ दिया, ये इनको मन नहीं लगा। और इनका थीसिस क्या था? टॉपिक एक्सरे डिफ्रैक्शन, पॉलीपेप्टाइड एंड प्रोटीन्स, ये टॉपिक था इनका। ये पॉलीपेप्टाइड प्रोटीन ये बायोलॉजी से रिलेटेड है और एक्सरे फिजिक्स से रिलेटेड है। इनका भी एक्सरे पर वर्क है, इनका भी एक्सरे पर वर्क है। इन दोनों में बाद में मैचिंग हुआ, दोस्ती हुआ। और इन दोनों का जो फ्रेंडशिप है, ये युवा था, ये थोड़ा सा एज में बड़े थे ना, 12 साल, लेकिन इन्होंने जब इनके जोश को देखा, जुनून को देखा कि कितना स्टडी कर रहा है, तो ये भी प्रभावित हुए इनसे और इनके साथ दोस्ती हो गई। दोस्ती हो गए तो दोनों ने मिलकर जब काम किया तो फ्रेंडशिप हुई 1953 में पीएचडी के समय में। और वाटसन लिट्स, उसमें वाटसन एक कुछ प्रपोज कर रहे थे, एक लेकर के टॉपिक चल रहे थे, और वो था द प्रपोजल। क्या था वो? द डबल हेलिकल स्ट्रक्चर फॉर डीएनए। बाद में डीएनए का 2 धागा होता है, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर चलता है ना, इन्होंने खोजा, उसी पर ये काम कर रहे थे। इनके फ्रेंडशिप उस समय हो गई। एंड द रिप्लिकेशन स्कीम, रिप्लिकेट करता, 1 से 2 हो जाता है, वो डीएनए आरएनए कैसे होता है, इस पर इनका काम हो रहा था। इस समय दोनों की फ्रेंडशिप हुई, और जब फ्रेंडशिप हुए, अच्छा काम किए, तो इसका परिणाम क्या हुआ? ये बहुत ही अवार्ड इनको मिला। 4 अवार्ड मुख्य रूप से है, बहुत ही सम्मानित हुए विश्व में। क्या क्या था? पहला अवार्ड द जॉन कॉलिन्स वारेन प्राइज, ठीक है। ये जॉन कॉलिन वारेन प्राइज कहाँ का है? ऑफ द मैसाचुसेट्स जनरल हॉस्पिटल। इसका अवार्ड इनको मिला 1959 में। दूसरा अवार्ड था द लास्कर अवार्ड। लास्कर अवार्ड जो है 1960 में मिला, 1 साल के बाद। द रिसर्च कॉरपोरेशन प्राइज 1962 में मिला, और 62 में ही द नोबेल प्राइज मिला, जो सबसे बेस्ट और बड़ा प्राइज है साइंस में, आर्ट्स में, पर ग्लोबल लेवल पर वो इनको 1962 में मिला। कठिन परिश्रम का परिणाम हमेशा अच्छा होता है, और इन्होंने एक मील साबित कर दिया एक रास्ते के लिए कि हम लोग भी कुछ करें और रिसर्च करें। बहुत सारा खोज करना अभी भी बाकी है। कैसे विकास हुआ ये अभी तक हम लोग नहीं समझ पाए हैं। आगे चैप्टर 5 हम लोग पढ़ेंगे।